बजट पेश कर दिया है। अब इसके बाद मोदी सरकार को चुनावों का सामना करना है। 5 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और इस 5 साल में जो 5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे उस पर सरकार कितनी खरी उतरी और आगे के 10 साल के लिए उसकी क्या प्लानिंग है, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस अंतरिम बजट को पेश किया था। पीयूष गोयल जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे आपको क्या लगता है, ममता जी ने जो किया, सीबीआई को काम नहीं करने दिया गया वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या आपको नहीं लगता है संघ और राज्य का सीधा सीधा टकराव है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं समझता हूं कि राज्यों को, केंद्र को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम इंडिपेंडेंट होता है, उसमें किसी का भी दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। साथ में यहां तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वो अपना काम कर रही थी। और सीबीआई तो गुजरात में मुख्यमंत्री को खुद को अपने ऑफिस बुला के 9-9 घंटे जब बिठाती थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की इंडिपेंडेंस को भी, और हम सबका नागरिक के नाते एक कर्तव्य है कि उसके साथ कोऑपरेट करें। ये दुर्भाग्य है कि किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए या क्या पता नहीं ऐसा रहस्य है जिसके कारण एक टकराव का माहौल ममता दीदी वहां पे कर रही हैं, या वो बौखला गई हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व लगभग संकेत दे रहा है कि ये तो त्रिपुरा जैसी हालत बनते जा रही है। कहां त्रिपुरा में हमारे को 1% वोट था, चुनाव में 51% लेके हम सरकार बना पाए। शायद कुछ उसी तरह पश्चिम बंगाल के लोग भी अब त्रस्त हो गए हैं। पहले उन्होंने वामपंथियों सरकार देखी, अब ममता जी की सरकार देखी। अब पश्चिम बंगाल ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो उस प्रदेश का भी आगे विकास देखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो कल हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, सीबीआई को काम नहीं करने दिया गया, उसके बाद ये एक फिट केस बनता है राष्ट्रपति शासन लगाने का पश्चिम बंगाल में? वो तो मैं समझता हूं जो उसके कार्रवाई का नॉर्मल प्रोसेस है उसके हिसाब से लोग देखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार की अराजकता का स्थिति वास्तव में बहुत चिंताजनक है। हमारे नेता वहां जाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने तक नहीं देना। माननीय गृह मंत्री तक को 2 घंटे गाड़ी से जाना पड़ा क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। बजट पे बात करते हैं, आपने 6,000 रुपए किसानों को दिए। लोग कर रहे हैं कि ये रायतू बंधु योजना जो तेलंगाना ने लागू की थी उसकी एक तरह की कॉपी है। क्या केंद्रीय बजट में जो ये योजना आई है वो उससे प्रभावित है या उससे इन्फ्लुएंस है? बड़ा हैरानी होती है जब लोग इसको कोई और स्कीम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं ऐसी ये पहली बार ये योजना बनी है जो किसानों का, खासतौर पे जो छोटे लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनका सम्मान करती है। रायता बंधु में तो वास्तव में जो बड़े किसान हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। रायता बंधु में प्रति एकड़ पैसा जो उन्होंने निर्धारित किया है उससे तो बड़े किसानों को लाभ होगा। दूसरी बात, राज्य की कोई बजट, राज्य की जो सीमाएं हैं, राज्य की जो क्षमता है देने की, उसका पता नहीं कितना आकलन करके किया गया है। और जो बड़े किसान है उसमें किसको लाभ देने की कोशिश की गई है वो तो हमारी समझ के बाहर है। हमने तो जो छोटे लोग हैं, और उसमें भी विशेषकर जिसके पास आधा एकड़, पौना एकड़, पाव एकड़ ही जमीन रह गई, हर पीढ़ी में जमीन छोटी होते जाने के कारण इनकी समस्या सबसे ज्वलंत है। और मैं समझता हूं हम यहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए कल्पना नहीं कर सकते कि 6,000 रुपए कितना बड़ा मायना रखता है एक किसान का जिसके पास बहुत छोटी जमीन का टुकड़ा रह गया। बाकी किधर मजदूरी करते हैं, किधर और शहर में जाके काम करते हैं, अपनी इनकम बनाते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, पर खेती के लिए 6,000 रुपए मिले और ऐसे किश्तों में कि हर बार जब फसल बनानी होती, और आस्ते आस्ते देश अब हम चाहते हैं सब जगह 3 क्रॉप पैटर्न में जाए, तो ये तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक सम्मान के दृष्टिकोण से किसानों के लिए ये योजना लाई है। और इसका बड़ा लाभ भारत के 12-12.5 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। और आगे के लिए एक प्रकार से हर किसान को कुछ ना कुछ सहयोग लगातार मिलता रहे, ऐसा पर आगे के वर्षों तक के लिए हमने सुनिश्चित कर दिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस योजना की, राहुल गांधी ने बजट में सिर्फ एक ही चीज को क्रिटिसाइज किया, वो थी कि उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि किसान को 17 रुपए प्रतिदिन। इज इट नॉट टू लिटिल टू लेट?
ऐसा है, जहां तक पहले टू लेट की बात को स्पष्ट कर दूं, हमने लगातार 5 वर्ष किसानों के लिए, उनके भविष्य और अच्छे होने के लिए, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए। फिर चाहे वो फसल बीमा योजना क्यों ना हो, जिसमें 100% नुकसान भुगतान कर लिया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड जिससे किसान को पता है क्या उगाने से ज्यादा कमाई हो सकती है, चाहे वो सस्ते ब्याज पे ऋण देने की सीमा लगभग दुगनी हो गई है पिछले 5 वर्षों में, चाहे वो एमएसपी 22 की 22 फसलों के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम, और वो भी 1.5 गुना लागत से, जो माननीय डॉक्टर स्वामीनाथन ने कितने वर्ष पहले कहा था, और आपने उनका साइन लेख पढ़ा होगा, पत्रकारों में आया कि वो इतने खुश है कि पहली सरकार है जिसने उनकी बात भी मानी, सम्मान की उनकी बात का, और किसानों के लिए इतने सारे प्रभावी कदम उठाए। तो मैं समझता हूं ये टू लेट वाली बात तो नहीं, हम समय समय पे नई नई योजनाएं लाए हैं, नए नए प्रकार से किसानों को लाभ मिले, उत्पादन इतना बढ़ गया है कि आज कहां हम इंपोर्ट किया करते थे, हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, फूड सिक्योरिटी दी, ये उसका सम्मान किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति कितनी झरझर थी 2014 में, आपको याद होगा। उस स्थिति में 1,60,000 करोड़ के अनपेड सब्सिडी बिल्स हमारे को विरासत में मिले। सबसे विश्व की कमजोर 5 इकोनॉमीज अर्थव्यवस्था हमारी मानी जाती थी, फ्रेजाइल 5। महंगाई डबल डिजिट थी, चरम सीमा पे थी, विकास घटते जा रहा था, आर्थिक घाटा बहुत हाई था, विदेशी मुद्रा की समस्या थी। ऐसी परिस्थिति को हमको ठीक करते करते आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था बनाया है, उसको साथ में फिस्कल प्रूडेंस, एक अर्थव्यवस्था को सुधारते सुधारते हमने प्रभावी कदम उठाए। आज हमारे पास संभावना बनी कि हम कैश सपोर्ट भी दे सकते हैं, सीधा उनके खाते में जा सकते हैं, जिसके लिए पिछले 4 साल में जैम योजना को सफलतापूर्वक लाए, आधार नंबर दिए, जनधन अकाउंट खोले, मोबाइल सब तक पहुंचाया। तो मैं समझता हूं ये एक श्रृंखला में काम चल रहे हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी की टिप्पणी का सवाल है, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है कि उन्होंने किसानों की वास्तु परिस्थिति को एक प्रकार से मजाक बनाने की कोशिश की है। किसानों दुर्भाग्य है कि हमने जो सम्मान करने की कोशिश की, उन्होंने किसानों का अपमान किया है। और ये कोई 17 रुपए प्रतिदिन वगैरह, ये कोई उस प्रकार से नहीं जुड़ा गया। वैसे देखो तो हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने जा रहे हैं। कांग्रेस भी 10 साल शासन में थी, क्या किया कांग्रेस ने 10 साल में? एक लोन वेवर 2008 में, वो भी 70,000 बोला, 52,000 करोड़ ही दिया, मात्र 3-3.5 करोड़ लोगों को दिया। सीएजी की रिपोर्ट बताती है उसमें भी हेराफेरी हुई, धांधलेबाजी हुई, गलत लोगों को दिया, किसानों के बदले व्यापारियों तक पहुंच गया, शायद उसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ होगा। अच्छा, उसको भी देख लो, ना बजट में प्रावधान 2008 में, ना 2009 में, भाई अगली सरकार के जिम्मे छोड़ दिया, जो कांग्रेस का स्टाइल है काम करने। अच्छा, 10 साल में अगर 52,000 करोड़ आप मात्र 3-3.5 करोड़ लोगों को दोगे तो औसतम तो 13-14 हजार रुपए हुआ। तो 10 साल में सिर्फ 3 करोड़ लोगों को 14,000 रुपए देना अच्छा है, या 10 साल में 12.5 करोड़ लोगों को 60,000 रुपए प्रति किसान, और खासतौर पे छोटे किसानों को टारगेटेड बेनिफिट देना, क्या ज्यादा अच्छा है? वो देश के किसान और देश की जनता और देश के अर्थव्यवस्था समझने वाले लोग सभी आकलन लगा ले। मैं समझता हूं मोदी जी की स्कीम वास्तव में देश हित और जनहित की स्कीम। आप जो इसकी बात है किसानों की कर्ज माफी की, आपने 3 राज्य देखे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कर्ज माफी की बात की, छोटे और सीमांत किसानों की जीती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी ने कर्ज माफी की बात की, जीते। कर्नाटक में भी उन्होंने कर्ज माफी की बात की थी, जीते। क्या आपको नहीं लगता कि सहायता राशि देने से बेहतर विकल्प कर्ज माफी होता? ऐसा है कि आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, अब तो मैंने 2008 का बताया, कर्नाटक देख लीजिए, 9 महीने हो गए चुनाव को, क्या मिला है किसानों को कर्ज माफी? अभी तक वो टर्म्स एंड कंडीशंस और बेवकूफ बना रहे हैं किसान को। मध्य प्रदेश में उन्होंने पहले 31 मार्च डेट रख दी, क्योंकि उनको ध्यान था मार्च में तो लोग अपना कर्ज वापस दे देते। फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई तो फिर उन्होंने अब कुछ नया स्कीम मॉडिफाई करने की बात की, पर अभी तक एक भी किसान को माफी नहीं मिली है कर्ज की। राजस्थान में तो स्कीम ही नहीं निकली है। तो कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया।
संकल्प पत्र आने वाला है। कल हमने देखा भी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने बताया, आप भी वहां पर मौजूद थे। क्या किसानों की कर्ज माफी एक विकल्प हो सकता है? ये संकल्प पत्र का हिस्सा होगा या बीजेपी इसके बारे में क्या मानती? अब तो हमने संकल्प पत्र पे सबके सुझाव मांगे हैं, जैसे जैसे सुझाव आएंगे उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी उस पर बैठ के गौर करेगी, विचार करेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते हैं कि आपने कई सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके कर्जे माफ कर दिए। कुछ लाख करोड़ का वो हिसाब देते हैं, वो है क्या? क्या उसको एक लेजर से उठा के दूसरे लेजर में डाला गया है या ऐसी कोई प्रक्रिया हुई ही नहीं? हकीकत क्या है? हकीकत ये है भाई साहब, मैंने कल 2 दिन पहले बजट में भी कहा शुक्रवार को कि 2008 तक मात्र 18 लाख करोड़ के लोन थे सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। ऐसा क्या हो गया कि 2008 से 2014 मात्र 6 वर्ष के बीच कांग्रेस की सरकार ने फोन पे आदेश दे दे के ये 18 लाख को बढ़ा के 3 गुना कर दिया, 52 लाख करोड़ के लोन हो। उसके बलबूते पे क्या वो दिखाना चाह रहे थे, जरा बहुत आर्थिक प्रभाव विकास हो रहा है देश का, पर उसके चक्कर में हमारे सरकारी बैंकों की हालत इतनी कमजोर कर दी कि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, आपका मेरा डिपॉजिट भी सरकारी बैंकों में, उसको ही खतरे में डाल दिया। और हम जब 14 में सरकार में आए तो विरासत में ऐसी स्थिति मिली कि बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे लोन ले गए थे, कांग्रेस से मिले थे उनको लोन, जो कभी वापस करने की स्थिति में ही नहीं थे और ना नियत थी वापस करने की। मैंने जिक्र किया, एक जमाना था बड़े बिजनेसमैन सोचते थे अब तो बैंक की मुसीबत है, अब लोन तो हमारे पास मिल गया। हवाई जहाज में घूमते थे, आलीशान मकानों में रहते थे, पर लोन वापस नहीं करते थे। छोटे लोन वाले दिन रात चिंता में रहते थे हमें बैंक को लोन वापस देना। ये परिस्थिति मोदी जी ने बदली है। अब बड़े लोन लेने वालों को भी लोन वापस देना पड़, नहीं देते हैं तो उनके कारखाने, उनके जमीन जायदाद को बैंक वापस ले लेते। और हमने आईना दिखाया देश को कि असलियत क्या है। बैंक के लोन की असलियत पूरे देश के सामने आरबीआई ने 3 बार एसेट क्वालिटी रिव्यू 15, 16, 17 में करके जो सही खराब लोन है वो आज देश के समक्ष कर दिए। जब तक डॉक्टर को समस्या नहीं मालूम तो इलाज कैसे होगा? हमने समस्या समझी, इलाज किया। आज आपने देखा 31 तारीख को 3 बैंक जो उनके ऊपर रोक लगाया गया था नई लोन देने से, उससे निकल गए। मुझे लगता है आगे भी और बैंकों को कैपिटल सरकार दे रही है। केंद्र सरकार हर वो कदम कर रही है जिससे बैंक्स का गवर्नेंस भी अच्छा हो, ईमानदारी से चले और फिर एक बार ऐसे मजबूत हालत में हो कि छोटे कर्जदाता को जब जब पैसा चाहिए उसको पर्याप्त पैसा सस्ते ब्याज पे मिले। तो क्या ये लोन राइट ऑफ हुआ है या किसी दूसरी बुक में ट्रांसफर किया गया है जिस लोन की आप बात कर रहे हैं? ये राइट ऑफ नहीं, ये तो लोन दिया ही बेबुनियाद था। ये लोन कहां खर्चा हुआ है उस पर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कई लोन्स के ऊपर। आपने देखा कई जगह पे सीबीआई ने केसेस दर्ज किए जहां पे गलत लोन कांग्रेस के समय दिया गया। अब वो लोन वापस तो आने की स्थिति में नहीं था, दिया ही गलत गया था। तो कांग्रेस जवाब देके क्यों उन्होंने लोन दिया? हम तो असलियत बता रहे हैं देश को कि भाई ये लोन ऐसे दिया गया जिसके पीछे कोई एसेट ही नहीं बना, या एसेट बना तो इतना मूर्खता से बना कि उसमें कोई कमाई नहीं होती, ब्याज देने की स्थिति में नहीं है और वापस देने की स्थिति में नहीं। तो हमने कोई ऐसा राइट ऑफ नहीं किया, हमने असलियत देश के सामने रख दी कि भाई ये लोन दिया ही गलत गया था और इतना पैसा कभी वापस आने नहीं वाला है। तो क्या वो पैसा अब कभी वापस आने की उम्मीद नहीं है? नहीं, वो अब हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कोर्ट में है, पारदर्शिता से इसका नीलामी हो रही है इन सब एसेट्स की। जो लोग बिड करते हैं, जो सबसे ज्यादा बिड करते हैं उसको मिलता है। एक बड़ा सवाल यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का है जिसके बारे में एक आर्थिक समीक्षा के अंदर बात भी हुई थी। आपको क्या लगता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई चीज क्या भारत को सूट करेगी, करना चाहिए? आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर क्या सोचते हैं? कार्यक्रम में गया था तो पत्रकार बंधु ने मुझे बताया कि भाई मेरे पहले एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जाने माने वकील है, उन्होंने तो बड़े बड़े घोटालों को जीरो लॉस थियरी में ही घुमा दिया था कि भाई कोयले में कोई घोटाला ही नहीं हुआ, कोयला तो जमीन के नीचे है, जब निकलेगा तब घोटाला होगा। अरे भाई आपने दे दिया निजी आदमी को मुफ्त में, तो घोटाला तो उसी समय हो गया। आगे के लिए उसको सुनिश्चित कर दिया कि वो उसमें बेबुनियाद कमाई कर सके। स्पेक्ट्रम बिना कोई प्रोसेस के दे दिया, उसको भी उन्होंने जीरो लॉस कर दिया। तो अब उन्होंने यह कह दिया कि 3-4 लाख करोड़ रुपए हम दे देंगे। तो पत्रकार बंधु ने पूछा कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम में
आप कितना दोगे? बोलते हैं 3 लाख करोड़। बोला कहां से आएगा? बंद कर देंगे। तो आप बताइए, कांग्रेस के लोगों से आप जाके पूछिए कि वो देश के किसानों को ईमानदारी से बता दे कि अब आपका खाद 5 गुना दाम में बिकेगा। सब किसानों को बता दे अब आपके बिजली के बिल 5 गुना हो जाएंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों को बता दे अब आपके ऊपर टैक्स थोपे जाने वाला है, क्योंकि हम मिनिमम बेसिक इनकम देने की एक स्कीम ला रहे हैं। आखिर 3 लाख करोड़ आएगा कहां से? मैं भी अभी सब बजट बना के ही उठा हूं। 3 लाख करोड़ या तो फिस्कल डेफिसिट घाटा बढ़ाए, तो जो पहले कांग्रेस ने किया कि महंगाई फिर डबल डिजिट हो जाएगी, जनता तय कर ले कि सबको डबल डिजिट महंगाई 10, 12, 14% महंगाई चाहिए क्या? या वो इमरजेंसी के पहले जो 34% महंगाई थी इंदिरा जी के समय, देश उसके लिए तैयार है? रुपए की कीमत 100 रुपए हो जाए डॉलर पे ले, उसके लिए तैयार है? क्या देश चाहता है कि जो अर्थव्यवस्था आज विश्व में मानी जाती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था, फिर मजबूर हो जाए, फिर कमजोर हो जाए? ये तय करना पड़ेगा। मतलब क्या दिल्ली के सब बिजली जो उत्पादन खरीदते हैं, बिजली खरीदते हैं, सब तैयार है कि उनका बिजली का बिल दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए, चौगुना हो जाए? क्या देश के 80 करोड़ लोग जिनको हम 2 रुपए 3 रुपए में अनाज देते हैं, केंद्र सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए देती है उसके लिए, दुगना हो गया वो भी। पहले कहां 80-90 हजार करोड़ होता, उसको भी बंद करके क्या लोगों को जाके मार्केट प्राइस पे आज अनाज खरीदना पड़ेगा? गरीबों को और दलितों को और पिछड़ों को। तो ये कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो क्या करेगी। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी या सभी लोगों को जो आज केंद्र सरकार इतनी मदद करती है, सहायता करती है, ये सब बंद करने की योजना है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जैसा कोई भी चीज को बिना सब्सिडी कम किए लाना बड़ा मुश्किल मुझे है? नहीं लगता है। ये कपिल सिब्बल जी का बयान है, कपिल सिब्बल जी को पूछा जाए और कांग्रेस के नेता इसका जवाब दें। उन्होंने कहा, मैं आपको एज ए इकोनॉमिस्ट पूछ रहा हूं, एज ए सीए पूछ रहा हूं, मैंने कहा है, उन्होंने जो कहा है वो एकदम बेबुनियादी है। मैं तो किसानों की सब्सिडी कम नहीं करने वाला, मैं तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने नहीं वाला, नहीं क्या ऐसा? मैं तो बिजली के दाम, अनाज शराब बढ़ाने नहीं वाला, ठीक है। मैं तो अभी भी गरीबों को सस्ती 2 रुपए 3 रुपए में अनाज देने वाला हूं। मेरी तो योजना स्पष्ट है। क्या ऐसा बिना किए यूनिवर्सल बेसिक स्कीम करना पॉसिबल है? वो कांग्रेस वाले बताए वो कहां से कैसे करेंगे, मुझे तो कोई दिखता नहीं है रास्ता आज के दिन। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, सवाल प्योरली पॉलिटिकल है, क्योंकि मुझे पता है अब आपकी राजनीतिक व्यस्तताएं बहुत बढ़ जाएंगी और कई सारा काम आप संभालते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी के पॉलिटिक्स में आने का क्या असर आपके हिसाब से पड़ने वाला है, खासकर उत्तर प्रदेश में? हमें तो कोई ऐसा असर दिखता नहीं है। हम स्वागत करते हैं, वो आना चाहती है, आए। आखिर जो नामदार होते हैं, जो डायनास्टिक रूल होती है, वंशवाद में विश्वास करते हैं, उनके पास तो और कोई पर्याय है ही नहीं कि बस एक ही वंश ही चल सकते हैं। प्रियंका जी आए और स्वागत करते हैं और उनको ऐसा हराएंगे उत्तर प्रदेश में और खास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि फिर एक बार भाजपा की पिछले बार से 1 सीट ज्यादा ही आएगी, कम नहीं होगी। आखिरी चीज, आप सीए हैं, आप अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको बजट को बनाना और पेश करना? ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में अपने अनुभवों से इस बजट को पूरा शेप दिया। माननीय अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ने लगभग इसको फाइनल किया। मेरा तो बहुत छोटा योगदान था, मैं तो लगभग थोड़े दिन पहले ही एक एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आया हूं, तो मैं समझता हूं इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और अरुण जेटली जी इसके लिए पूरी चिंता करते रहे। वहां बीमारी के बीच भी जब उनके टेस्ट वगैरह चल रहे थे, उसके बीच भी सुबह शाम मुझे उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पर्सनली एक बड़े के नाते मुझे भी आशीर्वाद दिया और मुझे गाइड किया इस पूरे प्रोसेस के लिए। वास्तव में बजट मोदी जी का बजट है, पूरी तरीके से मोदी जी ने इसको पिरोया है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। तो ये थे वित्त मंत्री पीयूष गोयल, जिन्होंने बताया कि बजट पेश करते हुए उन्होंने किन किन बातों को ध्यान में रखा और अब बजट की असली परीक्षा 2019 के लोकसभा चुनाव में होगी, जब देश की जनता ईवीएम के पास जाकर अपना बटन दबाएगी। तब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बजट को कितने नंबर देती है देश की जनता।